देखो कंसंट्रेशन टर्म में जैसे कुछ एनसीईआरटी किताब में तुम पढ़ोगे, इसमें लिखा है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जितना टॉपिक्स है छोटा छोटा से बारे में तो लिख देते हैं, फिर यही सब पे आ जाएगा सवाल, चाहे कुछ प्रैक्टिकल चीज लिखने में थोड़ा सा। कंसंट्रेशन टर्म्स, और तुमको पता है बात करना है कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, कि इसमें एक थोड़ा सा बड़ा था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेंपरेचर, एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। ये तुमने पढ़ा है 9th में था, ये मेरे साथ लिख सकते हो, आसान चीज है, जो कुछ अजीब आएगा तब रोकेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो सकता है, जिसको डिसॉल्व किया जा सके। तो कहीं कहीं लिखा होता है कि नाम 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हो। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, अभी तुम कैसे ही नॉर्मल दिख रहा है। तो कंसंट्रेशन टर्म जो होता है, जैसे यहां तो पढ़ना है मास बाय मास, वो सब लिखना है, लेकिन तुमको एक छोटा चीज और बता दूं उससे पहले, ये आ ही गया है तो, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मैंने बोला था कि दोनों होता है, तुमने पानी में डाला है चीनी, टेम्परेचर बढ़ाओ, ज्यादा डिसॉल्व हुआ कम, कम हो गया तो दोनों होता है, मैंने बोला था दोनों होता है। कैसे होता है ना, कैसे होता है ये बता रीजन, ये बता रहा हूं, ये देखो मुझे जाना था उधर, एक छोटा सा दिमाग में वो बताया तो पहले, जो तुमको काफी एमसीक्यू में पूछता है। देखो मैं तुमको रीजन बताना चाहता हूँ जिसका जवाब है मेरे पास, क्योंकि डायरेक्ट तुम किसी को लगेगा कि हम घर में चीनी बनाते हैं, पर घर में तुम चीनी का डोसा बनाते हो, घर में क्या दिखता है तुमको, टेम्परेचर बड़ा ज्यादा डिसॉल्व हो गया, ये बोल रहा हूँ घर पी सकता है। क्या जवाब है, तुम बच्चों को ओरली सुनाते हैं उसके बाद। सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी लिख दिया, सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं, सॉलिड इन अ लिक्विड। इसमें तो बहुत सारा फैक्टर्स आएगा, सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर कैसा है। अब मैं सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, मतलब किस किस फैक्टर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, और थोड़ा आसान चीज लिख लो, उसके बाद बात करते हैं लॉजिकली। ये तुमको पता है सॉल्यूट पे क्यों करेगा, कि सॉल्यूट जैसा हो डिसॉल्व कर देगा, ये लिख लो, उसके बाद बात करते हैं थ्योरेटिकल कुछ कुछ तुमको रियल लाइफ कहानी सुनाती। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये भी तुमको पता है, जैसे पानी में कुछ भी लाओ डिसॉल्व कर जाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब तीसरा एक टेम्परेचर, जिसके बारे में तुमको मेरे बात पे बिलीव करा देता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं दोनों हो सकता है, बस इतना लिख के बैठे, कुछ थ्योरेटिकल बात करते हैं, क्या कारण, इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, 9th में भी जा सकते हैं, थोड़ा 10th में भी जा सकते हैं, 10th में जा सकते हैं, लेकिन बात करें 10th क्लास की तरफ। तुमको पानी में डालना है चीनी, 10th क्लास में पहला क्या टॉपिक था, वहां पढ़े थे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, दो वर्ड वो आता है ना, उसे जरूरत है, हाँ वो जरूरत है। अब देखो, अब जो कहानी तो रियल लाइफ, पहले सॉल्यूशन छोड़ दो, भूल जाओ सॉल्यूशन हम चैप्टर है, रियल लाइफ इंसान को उठा के लेकर देता हूं तुमको। अब सोचो क्या होगा, मान लो कोई इंसान है, कोई इंसान का दिमाग पहले से बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है, एक्सोथर्मिक। अब तुम उस इंसान के दिमाग में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करो, क्या उसका दिमाग काम करेगा, नहीं करेगा, सेम काम यहां भी होता है। एक सॉल्यूशन है एक्सोथर्मिक, मेरे पास पानी है, ग्लास में पानी है, पानी में चीनी है, पूरा एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होगा टेम्परेचर बहुत हाई होगा, हमारा घर वाला टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर। अब तो उसमें और चीनी डिसॉल्व करो,
वो क्या कहेगा, मेरा पहले से टेम्परेचर हाई और डिसॉल्व करते जा रहे हो, तो उस केस में बोलेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्यों घटे? देखो, अगर किसी का टेम्परेचर बहुत हाई है, किसी इंसान का, वो इंसान क्या चाहेगा, कोई मेरा टेम्परेचर कम करवा दे। सेम तरह अगर कोई पानी में तुम चीनी डालते हो, पानी बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा, तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक्सोथर्मिक, वो चाहता है एंडोथर्मिक बनना, तो वो क्या बोलेगा कि तुम थोड़ा टेम्परेचर घटाओ ना, ज्यादा डिसॉल्व कर देंगे। फिर उल्टा सोचो, एंडोथर्मिक, जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर में पानी पानी डालते हो चीनी, घर का पानी कितने पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 पे। अब वो पानी ऑलमोस्ट ठंडा है, हम जो पानी पीते हैं, उस पानी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले टेम्परेचर लो है, वो क्या करना चाहेगा, हाई। इस कारण से घर में होता है गर्म पानी में डिसॉल्व ज्यादा कर जाता है। इसे याद रखना, कंसेप्ट क्या कहता है, एक्सोथर्मिक बोलेगा तो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली। ये बात रियल लाइफ में सच है, इस बात को याद रखना, समझ गए? इसलिए अगर कोई तुमसे पूछेगा ना खाली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाओ, या फिर एक और कंडीशन, मैंने बोला है सॉलिड इन लिक्विड, अब एक और टॉपिक किताब में पढ़ना है गैस इन लिक्विड, वो इसमें ये रूल काम नहीं, उसका अलग रूल है। अगर जो पेपर में पूछेगा ना कि सॉलिड इन लिक्विड को समझाओ टेम्परेचर इफेक्ट, दोनों लिखना हो पेपर में, एंडो भी लिखोगे, एक्सो भी लिखोगे, दोनों। इसलिए अगर ऑप्शन पूछ दे ना, ऑप्शन आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑलवेज क्या सही है, तो मे बी, इंक्रीज और डिक्रीज, इस लाइन पे सवाल पूछता है। इसलिए थोड़ा चलते हैं वो टेम्परेचर के इफेक्ट पे, इस बात को याद रखना। इन एक्सोथर्मिक, देखो एक्सोथर्मिक जो हम घर पे बनाते हैं वो नहीं है, एक्सोथर्मिक कहां मिलेगा सोल्यूशन, लैब में, जब काफी एकदम बीकर गर्म हो रहा है, पेपरमेंट हो रहा है, वहां पे एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में याद रखना solubility of solid in liquid डिक्रीज कर जाता है। ओरिजिनल सवाल को लिख सकते हो, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाता है, समझ गए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। रीजन क्या है, पहले से कोई इंसान बहुत गर्म है, वो इंसान चाहेगा कूल माइंडेड बनना, और जो इंसान बहुत ठंडा है चाहता है थोड़ा सा गर्म हो जाना। जैसे मान जाओ ठंडा का मौसम आता है, लोग स्वेटर पहन, लोग रजाई पहन लेता है, कंबल पहन लेता है, तो सर में ना, अब गर्मी का मौसम लोग हाफ टी शर्ट पहन लेता है। ऐसे इसमें ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ को मैथ इसी में जोड़ दिए तो ग्राफ कहीं भी उठ के आ सकता है। इसका ग्राफ देखो, अगर टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी पूछेगा इस केस में, इसका बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे हाइपरबोला बना दें। तो ये सब किताब में कहीं से नहीं लिखा हुआ ग्राफ आपकी, ये मैं अपने मन से कुछ भी कोई पूछ सकता है, याद रखना। ग्राफ जो कंसेप्ट है ना, ये सब चीज, ये सब कोई तुमसे पूछता है, अपने मन तैयार रखना होगा। जैसे एसआई सीजीएस तुम किताब थोड़ा भी पढ़ोगे अपने से घर पे, देखना फिजिक्स कहीं पे एसआई सीजीएस कुछ नहीं लिखा है किताब में, सब चीज डायमेंशन उनसे नहीं लिखता, लेकिन कोशिश करता है बच्चे का अंडरस्टैंडिंग खुद से आना चाहिए। ये कोई बिना वो कहीं पूछ सकता है बिना कुछ किए किसी से, नहीं पता, ये छोटा सा लाइन पे सवाल है, इसमें सवाल देता है कि चेक बताइए क्या होगा एमसीक्यूज में, ऑलवेज लगा दिया तो दोनों होगा, जब तक क्लियर नहीं बोला है किसी ने। एंडोथर्मिक में उल्टा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लिख लो। फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे ही सॉल्यूशन देखिए तो याद आ गया, सॉल्युबिलिटी देख सोचे ये बता देते हैं। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, इसमें सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड का इन लिक्विड, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात अपने घर में किसी को दो लोग नहीं मानेगा, जो साइंस नहीं पढ़ता है, वो कहेगा बढ़वे करता है टेम्परेचर के साथ, तो वो उसका गलती नहीं है, गलती इसका है कि उस ऐसे घर में सवाल बना रहा है सॉल्यूशन जहां पे टेम्परेचर है ही नहीं जैसा, 100 लैब चाहिए, वैसा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा तुमको बीकर भी चाहिए। नॉर्मल स्टील के ग्लास में करोगे स्टील पिघल सकता है, हाई टेम्परेचर से ग्लास टूट सकता है।
हाँ, एक्सोथर्मिक करना है तो कुछ कंपाउंड बना दो। हाँ, जैसे दीवार पेंट करता है व्हाइट वॉश, वहां बनता है, उसमें डाल दो चीनी को, तो वहां देख सकते हो इसका ग्राफ डायरेक्टली। हाँ, स्ट्रेट में। अगले क्लास तक चलते हैं फिर जहां अब चले कुछ फार्मूला की तरफ। एनसीईआरटी किताब पढ़ो, किताब में सीधा कुछ फॉर्मूला पे कुछ सवाल आ जाता है। कंसंट्रेशन टर्म्स का फार्मूला, जैसे तुम कप सिरप खरीदो, कप सिरप लिखा होता है W/W। हाँ, कप सिरप लिखा W/W, और V/V लिखा होता है, W/V। या तुम कभी पानी का तुम्हारा और खराब हुआ, लिखा होता है PPM, हार्डनेस मेजर करता है, PPM। हाँ, वही सब जा रहा है लिखने। ये सब कुछ नहीं, सब बेसिक चीज है, बस फॉर्मूला वाइज लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा सवाल नहीं लिखेंगे सब, नहीं लिख लोगे तो चलते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूट टेम्परेचर। आइए सॉल्यूट सॉल्वेंट को बताओ केमिस्ट्री का प्रिंसिपल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसको वैसा पसंद है। इसमें डिपेंड क्या करेगा, जैसे तू वहां पड़े ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजॉल्व करता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। पानी स्पेशल है, पानी यूनिक है, यूनिवर्सल सॉल्व, पानी दोनों कर सकता है। अगर ऑर्गेनिक में से फॉर एग्जांपल तुम पढ़ो, वहां पर अल्कोहल आएगा, इथेनॉल, अमाइंस आएगा, उसको कर जाता है लोअर। पानी यूनिवर्सल, पानी का अलग कहानी, पानी यूनिवर्सल, पानी दोनों है, आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है। क्यों पानी कोवेलेंट क्यों है, तुमने H2O का स्ट्रक्चर पढ़ा बी से, लेकिन पानी ऐसे भी टूट सकता है ना, HOH। पानी का एक्सेप्शनल कहा गया, एसिड भी है, बेस भी है, सब कुछ है पानी। वाटर इलेक्ट्रोफिल भी है, न्यूक्लियोफिल भी है, सब है वाटर। तो वहां पे आएगा ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल यूज किया इस वक्त। लेकिन उड़ा के चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा कहानी फॉर्मूला, कुछ टर्म है जो याद रखना कंसंट्रेशन के लिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है, ये एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, मास पे मास परसेंटेज, ऊपर मास सॉल्यूट, नीचे मास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9th क्लास एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है जिसका आंसर 11.1% आता है। 9th एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है, बस एग्जांपल में से छपा हुआ है इस पेज पे। तो किताब ऐसा पढ़ो, किसी भी क्लास की किताब नींद में याद हो जाए। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कुछ फॉर्मूला लिख रहा है, काफी आसान, बेशक लिख सकते हो, आसान सकता, तुम भी जानते हो, जब अजीब आएगा तो बोलेंगे, क्योंकि सुनना भी ना है। ये सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, बस फॉर्मूला और क्या चेंज कर सकता है कोई। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये भी चेंज हो सकता है पेपर में, किताब में ये छपा है एनसीईआरटी किताब में, चाहो तो ये भी लिख सकता हूं मन से। ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सवाल में ये भी हो सकता है तुमको। ये फार्मूला एनसीईआरटी में दिया उससे लिख रहा है, ये फार्मूला बहुत अच्छा वाला है, क्लास 9 में भी था सब चीज। इसको डिनोट करता है किताब में, एनसीईआरटी किताब में W/W, ये सिंबल, ये तुमको एनसीईआरटी किताब छोड़ तुम कोई कप सिरप खरीदो, उस पर लिखा होता है W/W, ये लिखा होता है मास परसेंटेज। और केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, फिजिक्स में बहुत अंतर है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास भी बोलता है कोई, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलता है, दोनों से फिजिक्स में बहुत अंतर हो जाएगा। जैसे एक होता है मास बाय वॉल्यूम,
मास को जनरली तुम्हारा कब से सब में लिखा होता है डब्ल्यू से, फिर डब्ल्यू यूज करा बार बार, एम भी कर सकते हैं, वो वैसे ही छपता है। मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर होता है वो एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी वी। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू 100। और इस समय वो काम हो सकता है जो नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर वाले वॉल्यूम सॉल्यूशन देता, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये किताब में दिया उसने लिख रहा है भाई, एनसीईआरटी की किताब में बच्चा वाला चीज भी लिखा है तो वो लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बड़े आसान चीज है वो, पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी किताब को। वो सेम प्लस एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। एक मिलियन में कितना जीरो, 10⁻⁶। मिलियन वही है जो जिस तरह से मेगा काम कर रहे, 10⁻⁶। पीपीएम का दो तीन जगह जरूरत पड़ता है, एक जरूरत पड़ता है पानी का हार्डनेस मेजर करने, एक जरूरत पड़ता है कि मान लो एयर पोल्यूशन है, पीपीएम से मेजर करते हैं एयर पोल्यूशन को, पीपीएम से। पार्ट्स पर मिलियन, एक छोटा सा पार्ट लो, टोटल पार्ट्स को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। पार्ट्स पर मिलियन बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक पार्ट क्या कहोगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स है पार्ट को, बाय टोटल कंपोनेंट्स, जो भी कर कंपोनेंट लिखो पार्ट लिखो, बस 10⁻⁶ कर लेना। एक पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, 10⁻⁹ होता है। वो ये भी होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर पीपीबी, पर बिलियन, यहाँ बिलियन लगाना है, बिलियनियर, 10⁻⁹ करना है। लिखिए सुना दो। हाँ, खाता तो सही करना, बस कुछ नहीं, 2 मिनट रीड करते रहो, फिर तो आगे चलेंगे। तो याद करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, याद करना, वहां लिखते जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं चलता है, कुछ नहीं करना, रीड कर लो एक बार।
वहां से रीड कर लो उसका थोड़ा थोड़ा। मोल फ्रैक्शन मोलारिटी थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं और सीधा इस पे आ जाएगा सवाल, फिर सीधा सवाल पे। एकदम याद कर जाओ। क्या हो गया तो सुनो। हाँ अभी तो सुनो, अभी तो सुनो। हाँ अभी तो सुनो ना, अभी का हाँ। इंटरनेशनल उसका पूरा एक्सप्लेनेशन याद कर जाओ पूरा, छोटा छोटा चीज भी याद कर जाओ। याद कर लिए। सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्यूट हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के साथ क्या होगा, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी, ये असली क्वेश्चन। एंडोथर्मिक में डायरेक्टली। किस, एक और चीज देता हूँ, किस चीज के कारण हो रहा है, ली चैटली प्रिंसिपल फॉलो करता है, यू लिख देते हैं एक लाइन में। यार ली चैटली प्रिंसिपल 11th तक पढ़े थे, तो प्रिंसिपल क्या कहता था, अगर कोई रिएक्टेंट बढ़ेगा प्रोडक्ट को बढ़ाओ, वो रिएक्ट उस कारण से हो रहा है कि दुनिया में कोई चाहता है कि लिथियम पिराना स्टेबल होने के लिए, इसलिए ली चैटली प्रिंसिपल फॉलो करता है। याद कर लिए, मास बाय मास, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, टेन का फॉर्मेट। और याद रखना, इस बात को याद रखना, एक छोटा सा बात फिर आगे 11th का चीज, कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड का जो लिक्विड में होता है, ये ली चैटली प्रिंसिपल डिपेंड करता है। ये कंट्रोल्ड होता है टेम्परेचर के, ली चैटली प्रिंसिपल आता है। ली चैटली प्रिंसिपल वही उन्हें 11th में था, किस चैप्टर में, ये केमिकल के लिए में भी था, ली चैटली प्रिंसिपल पे। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ली, हाँ, ली चैटली प्रिंसिपल। और इसमें डिसाइड क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट इसी में डिपेंड करता है, याद रखना ये बात को। लिखो मोलारिटी, मोलारिटी याद रखो ना, डिपेंड करता है। यहाँ नहीं देता है, मतलब लीजिए इस पर नहीं लिखता है, उसी नंबर पे ना, अभी चाहिए। अभी ये 5 मिनट डाल देते हैं। ये तो ली चटके पे कभी नहीं देता है बुक में, बुक में खाली एक वर्ड लिखा है ली चटके प्रिंसिपल, क्या होता है कभी नहीं देगा, रिस्पेक्ट करता है कि तुमने पढ़ के रखा है। वो ऐसे दिमाग में आया तो लिख दी। तो छोटा सवाल पूछ होंगे, वहां पे एक टर्म है जो तुमने पहले भी पढ़ा है, एक टर्म है, जैसे छोटा टर्म मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, छोटा सा चीज है। अब जो लिखेंगे ना उसी पे सवाल आएगा, हेलो उसमें सवाल लिखा है ना, पास कोई उसको कोई सवाल नहीं पूछता है बुक में। सवाल मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, एनसीईआरटी किताब में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, जो लिख रहा है इसी में सवाल बनाएंगे नेक्स्ट डे कहानी। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तुमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है, फिर गलत। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ टोटल मोल्स, अरे मास में ना, मास, ये होता है रेशियो, ये मोल्स का रेशियो है। हाँ यही होता है, हाँ।
ये सब 11 का ही चीज है। मैंने पहले बोला था भाई, चैप्टर का 30-40% पूरा 11th है, इसमें पढ़ा हो तो फायदा है। खाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कुछ हेनरी और रॉल्स लॉ के हिसाब से अलग है, बस बाकी सब सेम। ये रेशियो है मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन कंपोनेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट का मोल। ये रेशियो है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इसी पे जा रहे किताब में सवाल है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, सिंबल कुछ नहीं करना है, एक्स बना ऐसे खींचे दो। अब कुछ लोग उसको ऐसे प्रोनाउंस करता है CHI। तुमको इससे मतलब एक्स ही बोल सकते हो, बंद करे तो भाई, इसमें ये कोई ऐसे सिंबल है, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओगे। ऊपर मोल्स ए, नीचे मोल्स ए प्लस बी। अगर 2 लिखे तो 3 लिखे तो ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2 लिखेंगे तो मोल्स ए, वैसे भी लिख सकते हैं। अभी कहानी दोबारा नहीं लिख रहा है, सब कुछ कहानी लिखना। इसमें तुमको मुझे इसी पर न्यूमेरिकल सीखना है, उससे पहले तुमको मोल्स का कहानी वो रिकॉल थोड़ा सा करेंगे, तो इसमें तुमको न्यूमेरिकल मोल पे सीखना है उस तरह से। एक्स बोलो ये कहानी, इसमें मोल्स बी का, नीचे मोल ए प्लस बी। अब दोनों को प्लस मार दो। अब ये मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। दोनों का प्लस करोगे 1 आ जाएगा, जैसे प्लस मारोगे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 1 आ जाएगा। ये सिंबल ऐसे होता है, ऐसे खींच के तो क्या ही पढ़ते। हाँ, वो सिंबल्स को प्रोनाउंस करते हैं ऐसे CHI। तुम एक्स भी लिख सकते हो, और सारे मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी होता है सबका सम 1 होता है, सेम तरह से। आगे तो लिखी दिया, तुम्हें पता होगा तो। हाँ, बस खत्म है।